गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जीवों में जनन, जिसे पहले ही 3 वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। आज चौथा वीडियो लेक्चर है। आप जो है पेज नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 10 में अभी तक आपने पढ़ा था और लैंगिक जनन कंप्लीट कर चुके हैं। लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में कि लैंगिक जनन जो है वह एक कठिन प्रक्रिया है। इसके अध्ययन के लिए 3 भाग में इसको बांटा गया है। ठीक है, पहले निषेचन पूर्व की घटनाएं, फिर निषेचन की घटनाएं और फिर निषेचन के बाद की घटनाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन से पहले क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से पहले क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो निषेचन पूर्व घटनाओं में आप देखें, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन के पूर्व की घटनाओं में युग्मक के मिलने से पहले की जो भी घटनाएं होंगी वो सब जो है निषेचन पूर्व की घटनाओं में अध्ययन किया जाता है। निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण गैमेटो ट्रांसफर। ठीक है, तो निषेचन पूर्व घटनाओं को में 2 प्रमुख घटना है। पहला है गैमीट फॉर्मेशन, कैसे जो है गैमीट बनता है, युग्मक जनन के बारे में, और फिर जो है कैसे युग्मकों का ट्रांसफ़र होता है, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे तो यह आपका निषेचन पूर्व घटनाएं कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं पहला युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि आप जानते हैं, युग्मक जनन नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक जनन में क्या होता है, नर और मादा 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। युग्मक जनन में नर और मादा 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, युग्मक में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, अगुणित होती है, जोड़े में नहीं होती, आधे होती हैं। ठीक है, युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ शैवालों में 2 युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, युग्मक जो है एक अगुणित कोशिकाएं हैं। कुछ शैवालों में 2 युग्मक जो हैं देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण वह समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं। ठीक है ना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके दोनों युग्मक नर और मादा अगर कहा जाए तो दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, समयुग्मकी कहते हैं या समयुग्मक कहते हैं। क्योंकि इनकी एकरूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मक के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वह दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए उनको यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन नर है और कौन मादा है। ठीक है, इसलिए उनको समयुग्मकी या समयुग्मक कहते हैं। किसमें होता है, शैवालों में। ठीक है, फिगर आप देखें शैवालों में जो समयुग्मक हैं, तो यह आप देख रहे हैं यह समयुग्मक हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, क्लेडोफोरा शैवाल है, क्लेडोफोरा, जिसका यह समयुग्मक है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, इनमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कौन नर है कौन मादा है। ठीक है, अब आप देखो, अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा अकारकीय रूप से 2 से स्पष्ट 2 प्रकार के, ठीक है, स्पष्ट 2 प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर जो लैंगिक प्रजनक हैं, जो लैंगिक रूप से जनन करने वाले हैं, उसमें 2 तरह के, ठीक है, 2 प्रकार के युग्मक पैदा किए जाते हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं, विषम होते हैं। विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को पुमड़ु, ठीक है, इसमें विषम युग्मक होते हैं अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों में, और दोनों अलग अलग आकारकीक होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे, विषम युग्मक कहेंगे। ठीक है, और जो उसमें नर युग्मक होगा उसको क्या कहेंगे, पुमड़ु कहेंगे या शुक्राणु कहेंगे। जबकि मादा युग्मक को अंड अथवा डिम्ब कहते हैं। मादा युग्मक क्या कहेंगे, अंड अथवा डिम्ब कहेंगे। जैसा फिगर आप देखो यहाँ पे, तो यह आपका एक, ठीक है, शैवाल है, फ्यूकस। ठीक है, इसमें विषम युग्मक है, इसमें भी आप देख रहे हैं 2 पार्ट हैं जो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। यह मानव का है विषम युग्मक, यह भी जो है एक दूसरे से काफ़ी क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो यह विषम युग्मक हैं।
ठीक है ना। और यह क्या है, समयुग्मक है, जो कहाँ पाया जाता है, शैवालों में। और यह भी एक शैवाल है फ्यूकस, इसमें विषम युग्मक है, लेकिन यह जो एक शैवाल क्लेडोफोरा है जिसमें समयुग्मक है। और यह मानव में है, ठीक है, यह अंड है और यह शुक्राणु है जो एक दूसरे के अलग है, यह भी विषम युग्मक है, ठीक है। अब आप देखो जीवों में लैंगिकता के बारे में। जीवों में लैंगिकता क्या होती है। सामान्य जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मक में युग्मन होता है, ठीक है। तो सामान्य जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विशिष्ट समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य जीवों में लैंगिक जनन के दौरान, जब सामान्य जीवों में लैंगिक जनन होता है तो दो अलग अलग, ठीक है, दो विभिन्न समष्टियों, दो अलग अलग पॉपुलेशन के, दो अलग अलग जनसंख्या के युग्मकों में युग्मन होता है। दो युग्मक आपस में मिलते हैं जो दो अलग अलग समष्टि से आते हैं, जो अलग अलग पॉपुलेशन से आते हैं। परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है, ठीक है ना। परंतु यह सदा के लिए सत्य नहीं है कि जो दो अलग अलग जनसंख्या से आते हैं, जो अलग अलग पॉपुलेशन से आते हैं। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरणों का स्मरण करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यह 11th में आपको बताया गया था कि स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है, पौधों में जो है स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को समझाना आसान है, जैसा कि मटर में होता है, ठीक है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। पौधों में नर और मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं तो वह द्विलिंगी कहलाता है, ठीक है ना। द्विलिंगी किसे कहेंगे, जब एक ही पौधे में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाएं तब उसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। अथवा जब वह विभिन्न पादपों में हो तो एक लिंगी कहलाता है। जब वो अलग अलग पौधे में होगा नर और मादा, नर अलग पौधे में होगा, मादा अलग पौधे, तब उसको क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे, ठीक है ना। पादप में नर तथा मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर और मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हो तो वह द्विलिंगी कहलाती हैं। अथवा जब भिन्न पादपों पर हो तो एक लिंगी कहलाती हैं, ठीक है। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लिखित करने के लिए उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फंजाई में, पादपों में द्विलिंगी के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। बहुत सी फंजाई और पादप में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए, बताने के लिए किस शब्द का यूज होता है, उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी, ठीक है। अगर उसके पास केवल एक ही लिंग है तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, एक लिंगाश्रयी तथा विषमथैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर केवल एक लिंग है तो उसके लिए क्या कहेंगे, एक लिंगाश्रयी कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, विषमथैलेसी कहेंगे। लेकिन अगर दोनों लिंग है तो क्या कहेंगे, उभय लिंगाश्रयी कहेंगे या समथैलेसी कहेंगे। पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर परागकण वहन करने वाला होता है, ठीक है। अगर वह पुष्पी पादप है, फूल देने वाला पौधा है, ठीक है, तो उसमें एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात परागकण पुंकेसर वहन करने वाला होता है, ठीक है। अगर नर है तो उसके पास क्या होगा, परागकण होगा, पुंकेसर होगा, पुंकेसरी होगा, उसके पास परागकण धारण करने वाली क्षमता होगी। जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर, अर्थात स्त्री के, ठीक है, स्त्री केसर, ठीक है, अर्थात स्त्रक केसर क्या कहेंगे, स्त्री केसर धारण किए रहता है, ठीक है। तो पुष्पी पादप है, फूल देने वाला है, तो उसमें नर भाग को क्या कहेंगे, पुंकेसर, और मादा भाग को क्या कहेंगे, स्त्री केसर, ठीक है। जो पुंकेसर होगा उसमें क्या रहेंगे, परागकण रहेंगे जो नर भाग होगा, और मादा में क्या होगा, स्त्री केसर, जिसमें स्त्र केसर होगा। कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कुछ पुष्पी पौधे ऐसे हैं जिसमें एक अकेला क्या हो सकता है, उभय लिंगाश्रयी हो सकता है, ठीक है। तो अब तक आपने देखा कि बहुत सी फंजाई और पादपों में द्विलिंगी स्थिति को लिखित करने के लिए उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी शब्द का प्रयोग करेंगे।
तो द्विलिंगी के लिए क्या कहते हैं, फंजाई और पादपों में उभयलिंगाश्रयी या समथैलेसी का प्रयोग करते हैं। जबकि एक लिंगिता की स्थिति को लिखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंगिता के लिए किस शब्द का यूज करेंगे, एक लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है। अगर पुष्पीय पादप है, फूल वाला पौधा है, तो उसमें एक लिंगी नर पुष्प क्या होगा, पुंकेसरी होगा, अर्थात पुंकेसर परागकण वहन करने वाला होगा। उसके पास क्या रहेगा, परागकण रहेगा, पुंकेसर में परागकण रहेगा। जबकि मादा पुष्प स्त्री, ठीक है, मादा पुष्प स्त्र केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करने वाला होगी। ठीक है। कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाश्रयी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कुछ पुष्पीय पादप ऐसे भी हैं जिसमें एक अकेला पादप ही उभयलिंगाश्रयी हो सकता है, अर्थात उसमें नर और मादा दोनों लिंग हो सकते हैं। और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जो अकेला पादप उभयलिंगाश्रयी हो सकता है, नर और मादा दोनों लिंग उसमें हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। ठीक है। जबकि मादा पुष्प स्त्र केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करने वाला होता है। उभयलिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण कौन है, कुकुरबिटों और नारियल वृक्ष है। उभयलिंगाश्रयी मतलब जिसमें नर और मादा दोनों लिंग पाए जाते हो, उसका उदाहरण क्या है, कुकुरबिट वाले जो कद्दू वाले वर्ग हैं, जिसमें खीरा ककड़ी कोहड़ा आता है। ठीक है। तो उसमें जो है उभयलिंगाश्रयी होते हैं, दोनों फूल आते हैं नर और मादा। और नारियल वृक्ष भी इसी का उदाहरण है उभयलिंगाश्रयी का। जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी के उदाहरण है। ठीक है। पपीता और खजूर क्या होते हैं, एक लिंगाश्रयी होते हैं। पपीता का प्लांट आपने देखा होगा। ठीक है। एक पे केवल फूल ही लगता है, उसमें पपीता नहीं लगता है। और एक प्लांट होता है जिस पर पपीता लगता है। पपीता लगता है वह फीमेल प्लांट है, जो उसमें केवल फूल निकलता है वो मेल प्लांट है। ठीक है ना। तो अलग अलग होते हैं। तो यह पपीता और खजूर एक लिंगाश्रयी का उदाहरण है। उन युग्मक प्रकारों का नाम लिखें जो पुंकेसरी और स्त्री केसरी पुष्पों से बनते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है, यह सब किसमें हुआ, पौधों में। आपने देखा पौधों में कैसे कैसे होता है। ठीक है। अब आप देखेंगे प्राणियों में कैसे होता है। ठीक है। तो पहले प्लांट के बारे में कुछ और समझ लें फिगर से। जैसे यहाँ प्लांट के बारे में यहाँ दिया गया था, यह फिगर आप देखो, यह एक प्लांट का फिगर है। ठीक है। यह उभयलिंगाश्रयी है जिसमें दोनों लिंग है। इस प्लांट में उभयलिंगाश्रयी है। यह कारा पौधा है। कौन सा पौधा है, कारा पादप है जो उभयलिंगाश्रयी है। यह कारा प्लांट है जो उभयलिंगाश्रयी है। तो ये इसके छोटे से हिस्से को यहाँ फिगर बड़ा किया गया है। इसमें दोनों भाग हैं। ठीक है। यह जो है मादा लैंगिक अंग है जिसको अंडधानी कहते हैं। मादा लैंगिक अंग है जिसको अंडधानी कहते हैं। और यह आपका नर लैंगिक अंग है जिसको पुंधानी कहते हैं। तो यह कारा प्लांट है। एक ही पौधे पे नर और मादा, नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जा रहे हैं। नर भाग को क्या कहेंगे, पुंधानी। नर लैंगिक अंग को क्या कहेंगे, पुंधानी। जबकि मादा लैंगिक अंग को क्या कहेंगे, अंडधानी। ये दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। कारा का आपने दिखा उदाहरण। ठीक है। तो यह क्या होगा, उभयलिंगाश्रयी होगा। यह क्या होगा, उभयलिंगाश्रयी होगा। ठीक है। अब आप देखो एक फिगर यह वाला, इसके नीचे जो क्या है, एक लिंगाश्रयी पौधा है। यह एक लिंगाश्रयी पौधा जिसको मार्केंसिया कहते हैं। यह एक लिंगाश्रयी पौधा है। इसमें यह नर भाग है, नर थैलस है। ठीक है। और यह आपका मादा थैलस है, नारी थैलस है। ठीक है। मादा थैलस है। मादा थैलस में आप स्त्री धानीधर बन रहा है और नर थैलस में पुंधानीधर बन रहा है। तो यह दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है। तो यह एक लिंगाश्रयी पादप कहेंगे, इसको अलग अलग है। एग्जाम्पल है मार्केंसिया। ठीक है। और द्विलिंगी में देखें आप, द्विलिंगी में यह आप देख रहे हैं, यह शकरकंद है जिसमें द्विलिंगी है। यह शकरकंद का प्लांट फूल है जिसमें द्विलिंगी पुष्प है शकरकंद का, जिसमें यह अंडप आप देख रहे हैं। यह अंडप, यह सिर्फ आप देख रहे हैं, यह फीमेल पार्ट है। और यह आप देख रहे हो यह मेल पार्ट है। ठीक है। तो यह आपका मेल पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे पुंकेसर है, इसमें पुमड़ बनते हैं। ठीक है। परागकण बनते हैं, इसमें परागकण बनते हैं इसमें। ठीक है। और यह आपका मेल पार्ट है और यह आपका फीमेल पार्ट है, अंडप है। ठीक है। तो यह शकरकंद का द्विलिंगी पुष्प है, इसमें दोनों भाग पाए जाते हैं।
अभी नर भाग की चर्चा करने वाले थे, तो नर भाग में आप थोड़ा सा देख लें। यह आपका एक केचुआ है, ठीक है। केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी होता है, इसमें दोनों भाग पाए जाते हैं। केचुआ द्विलिंगी प्राणी होता है, दोनों भाग पाए जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे, यह इसका अंडाशय है, ठीक है ना, अंडाशय है, और यह इसका वृषण है। यह सब वृषण कोश युक्त वृषण है, जिसमें वृषण पाए जाते हैं। तो अंडाशय और वृषण दोनों एक ही शरीर में पाए जा रहे हैं। तो केचुआ क्या होगा? द्विलिंगी प्राणी होगा, एनिमल होगा, द्विलिंगी प्राणी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो काकरोच जो है, काकरोच का फिगर आप देखो, यह एक लिंगी प्राणी है, ठीक है। इसमें नर अलग होता है, मादा अलग होता है। यह नर काकरोच है। नर काकरोच में यह निचले पार्ट में आप देखो वृषण पाया जाता है नर काकरोच में, और यह मादा काकरोच है। आप मादा काकरोच है, इसमें आप देख रहे हो, इसमें क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। मादा काकरोच में अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। तो यह आप देख रहे हो, यह कैसे प्राणी है? यह प्राणी है एक लिंगी प्राणी है, ठीक है ना। तो प्राणियों में भी एक लिंगी प्राणी होते हैं और द्विलिंगी प्राणी होते हैं, और पौधों में भी एक लिंगी पौधे होते हैं और द्विलिंगी पौधे होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं फिर। चलिए ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है? क्या सभी प्रजातियों की विष्टि में नर अथवा मादा पाए जाते हैं? ठीक है। क्या सभी प्रकार की जनसंख्या में विष्टि में एक लिंगी पाए जाते हैं? नर अलग होता है, मादा अलग होता है। अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप संभवतः अनेक एक लिंगीय प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं, ठीक है। तो अब अनेक प्राणियों की सूची आप बना सकते हैं जो क्या होते हैं? एक लिंगी है। प्राणियों में केचुआ, ठीक है, स्पंज, टेपवर्म, जोंक द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। द्विलिंगी मतलब उनके शरीर में दोनों लिंग पाए जाते हैं। कौन कौन है वह? केचुआ है, स्पंज है, टेपवर्म है और जोंक है। यह द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण हैं। इसमें नर और मादा जननांग दोनों ही एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। उभयलिंगी, द्विलिंगी, ठीक है। तिल चट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है, ठीक है ना। काकरोच जो है वो किसका उदाहरण है? एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। चैप्टर 1 का पहला चार्ट है यह। अर्धसूत्राणुओं क्रोमोसोम्स में द्विगुणित 2n गुणसूत्रों की संख्या तथा कुछ जीवों में अगुणित n संख्या के रिक्त स्थानों को भरें, ठीक है। तो यहाँ पे द्विगुणित 2n दिया गया है नंबर, और अगुणित n नंबर दिया गया है। कुछ खाली जगह है, भरना है, ठीक है। जैसे मनुष्य, जीव का नाम, अर्धसूत्रांश 2n में गुणसूत्रों की संख्या, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। तो यह युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या है, गैमीट n है, और यह अर्धसूत्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n है। तो यह डबल होगा तो यह हाफ होगा, आधा होगा। जैसे जीव का नाम आप देखो मनुष्य, मनुष्य में कितने होते हैं? 2n 46 होते हैं, 46 होते हैं। तो n कितने होंगे? इसके आधे होंगे, 23 होंगे, ठीक है। उसी तरह से घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी में कितने हैं? तो आप देख रहे हो कि 2n है, 12 है। तो युग्मक में कितने होंगे? यहाँ पे स्पेस दिया है, 6 होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? 6 भरेंगे, ठीक। इसी तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे चूहा दिया हुआ है। चूहा में यह 2n, यहाँ स्पेस खाली जगह है, और n का मान 21 है, ठीक है। तो इसका 2n का मान क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरह से इसको आप फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे लास्ट में देख लेते हैं, प्याज का दिया हुआ है। प्याज में यहाँ n कितना है? 16 है, 16 है, ठीक है ना। तो प्याज में 2n कितना होगा? यहाँ 32 होगा, ठीक है। उसी तरह से जो है आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप देखो युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। जब युग्मक संरचना बनता है तो कैसे जो है कोशिका डिवाइड करती है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। सभी युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, ठीक।
ठीक है, चलिए एक छोटा सा है, देख लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद वीडियो बंद करेंगे। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जितने भी विषम युग्मकी हैं, ठीक है, उन प्रजातियों में युग्मक 2 प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं। सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। असम युग्मकी में 1 प्रकार के होते हैं, लेकिन विषम युग्मकी में क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो नर और मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, ठीक है, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न होते हैं वो अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो। ठीक है, तो युग्मक हमेशा यन होंगे। युग्मक हमेशा यन होंगे, चाहे उनको पैदा करने वाले यन हो या 2 यन हो। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक पेरेंट जिनमें वह जिससे वह उत्पन्न होते हैं वो अगुणित हो या द्विगुणित ही क्यों न हो। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन, ठीक है, एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्रण के द्वारा युग्मक उत्पन्न करता है। ठीक है, एक गुणित जनक कैसे युग्मक उत्पन्न करता है? सूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न करता है, समसूत्रण द्वारा उत्पन्न करता है। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन द्वारा समसूत्रण द्वारा युग्मक उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उसमें अर्धसूत्री हो जाएगा तो युग्मक क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो युग्मक आधे हो जाएंगे, लेकिन यन है तो यन पैदा करना है। ठीक है ना, तो यन है तो यन पैदा करना है, तो उसमें अर्धसूत्री नहीं होगा। कौन सा यन होगा? सूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। उस शैवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें जिसे आपने 11th में अध्याय 3 में देखा था, ताकि आपको उपयुक्त उत्तर मिल सके। ठीक है, बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा से है वह अगुणित पादपकाय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनका जनकीकाय द्विगुणित होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक गुणित जनक सूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं उनमें सूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता है? ठीक है, इस बारे में आपको आंसर, ठीक है, क्लास 11 के चैप्टर 3 में मिलेगा। ठीक है, बहुत से जीव जिनका संबंध किससे है? मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा से है, वह अगुणित पादपकाय होता है। उनका प्लांट कैसा होता है? अगुणित होता है, यन प्लांट होता है। ठीक है ना, जो मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा से जुड़े हैं उनका प्लांट कैसा होता है? अगुणित होता है। और वे जीव जिनका संबंध टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अधिकांश प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल है उनका जननिकाय, उनका बॉडी कैसा होता है? शरीर कैसा होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनका बॉडी जो है, शरीर जो है, पादपकाय जो है यन टाइप होता है, और बहुत सारे प्लांट और जीव ऐसे होते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी होता है, जिनका शरीर क्या होता है? 2 यन होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है और जहाँ द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? यह रिडक्शन डिवीजन होता है, न्यूनकारी डिवीजन होता है। इसमें 2 यन चेंज होता है यन में। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अगर वह द्विगुणित जीव है, 2 यन है, तो उनमें क्या होगा? उसकी अर्धसूत्री कोशिका जो है अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरेगा, गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल 1 सेट प्रत्येक युग्मक से निर्गमित होता है। ठीक है ना, तो अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों को का केवल 1 सेट जो है युग्मक के रूप में निर्गमित होता है। ठीक है, तो आपने 1.1 सारणी में ध्यान पूर्वक देखा आपने कि जीवों के द्विगुणित और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें। क्या आपको यह अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्र 2 यन और युग्मकों के गुणसूत्र यन के बीच कोई संबंध दिखाई पड़ता है? तो आप देख रहे हैं यन अगर है तो वह 2 यन, ठीक है, 2 यन और यन, यह आपने रिलेशन देखकर इसको भरा है। ठीक है, इसको फिल करना है आपको। तो यह आपका पेज नंबर 13 कंप्लीट हो गया।
ठीक है, इसको आप बार बार देखेंगे वीडियो को और इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। अब जो है आपका इसका सेकेंड पार्ट जो है निषेचन पूर्व घटनाओं में, पहला पार्ट आपने पढ़ा था, यह 2 भागों में बांटा गया है निषेचन पूर्व घटनाओं को, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो पहला आप पढ़ रहे हैं युग्मक जनन, ठीक है, तो युग्मक जनन जो है अभी चल रहा है इसमें, ठीक है। अब आप जो है युग्मक जनन कंप्लीट हो गया, अब आप पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक स्थानांतरण जो है ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।